Hello everyone, welcome back. I hope you are doing well. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग एक क्लिनिकल सिनेरियो देख रहे हैं। एक नहीं, दो दो को कंपेयर कर रहे हैं। दो क्लिनिकल सिनेरियो को कंपेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास एक पेशेंट आया, उसको चेस्ट पेन था, चेस्ट पेन कंप्लेन कर रहा था। आपने उसे नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट ओरल रूट से दे दिया, उसको स्वेलो करने के लिए दे दिया। कुछ देर के बाद उस पेशेंट का पेन इम्प्रूव नहीं हुआ। ये क्लिनिकल सिनेरियो नंबर 1 हो। क्या था क्लिनिकल सिनेरियो नंबर 1? पेशेंट आया, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा था। आपने उसे नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट दिया खाने को, च्यूएबल टैबलेट था, स्वेलो करने के लिए था, स्वेलो कर गया। लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ देर तक उस पेशेंट का पेन इम्प्रूव नहीं हुआ। वेट किया, पेशेंट का पेन इम्प्रूव नहीं हुआ, चेस्ट पेन इम्प्रूव नहीं हुआ। ये हुआ क्लिनिकल सिनेरियो नंबर 1। दूसरा पेशेंट है, दूसरा पेशेंट आया, सेम कंप्लेन था, उसको भी चेस्ट में पेन हो रहा था, चेस्ट पेन कंप्लेन किया। उस पेशेंट को दूसरे डॉक्टर ने नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट दिया, लेकिन वो सबलिंगुअल रूट से दिया। किस रूट से दिया? सबलिंगुअल, मतलब टंग के नीचे रखने को कहा। उस पेशेंट का पेन जो है थोड़ी देर के बाद रिलीफ हो गया। आखिर ऐसा क्यों? क्या हुआ क्लिनिकल सिनेरियो 2 में? क्या हुआ? दूसरा पेशेंट को क्या हुआ? पेशेंट को भी कंप्लेंट सेम था, चेस्ट पेन था, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसे नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट टंग के नीचे रखने को कहा। टंग के नीचे रखने को क्या कहा? मतलब उस रूट का क्या हो गया? सबलिंगुअल रूट बोलते हैं उसको। उसको पेशेंट जैसे ही रखा, थोड़ी देर के बाद उसको इमीडिएट पेन रिलीफ हो गया। तो अब हमारे पास आप लोगों के लिए आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1, why the pain does not relieve in clinical scenario number 1? एक पेशेंट, पहला पेशेंट जो था, उस पेशेंट में पेन जो है क्यों रिलीव नहीं हुआ? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज पेन इमीडिएट रिलीव इन क्लिनिकल सिनेरियो नंबर 2? दूसरा पेशेंट में पेन इमीडिएट रिलीव क्यों हुआ? इस क्वेश्चंस का आंसर को जानने के लिए हम लोग आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर इजीली आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, पढ़ने जा रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी। फ्रेंड्स, बायो अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे तो उसका हम लोग आज का हमारा जो क्या क्या कंटेंट्स होगा, जो पढ़ने के लिए हमारा लर्निंग कंटेंट्स क्या क्या है। हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्या है उसका डेफिनेशन जानेंगे। दूसरा, उसका ऑब्जेक्टिव, पर्पस, इसको पढ़ने का हमारा क्या पर्पस है, क्यों इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और क्या, प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ के बारे में जानेंगे, ये क्या चीज़ होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट और रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स है जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, बहुत हम लोग सुनते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट, ये क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जानेंगे और समरी जानेंगे। तो आज का हमारा लर्निंग कंटेंट्स ये इसी सीक्वेंस में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायो अवेलेबिलिटी है क्या, क्या चीज़ है ये, बायो अवेलेबिलिटी कहने से इसका मतलब क्या होता है। तो क्या है ये बायो, नाम देखते हैं, नाम, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। टर्मिनोलॉजी से ही कुछ चीज़ को हम लोग मेमोराइज करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को रट करके याद रखना संभव नहीं है। वो कुछ देर के लिए रहेगा, लेकिन वो फिर आपका मेमोरी से बाहर हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन आपका कंसेप्ट रहेगा, वो लॉन्ग टर्म आपका वो मेमोरी में रहेगा। तो क्या है बायो अवेलेबिलिटी, देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी क्या है। बायो अवेलेबिलिटी ये, इसको हम लोग 2 में बांट देते हैं, इसी से हमारा डिफिनेशन आएगा। क्या है, अवेलेबिलिटी हो गया, बायो हो गया। बायो मीन्स बायोलॉजिकल एक्शन,
बायो मीन्स बायोलॉजिकल एक्शन, अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग जो है वो बायोलॉजिकल एक्शन के लिए, तो अवेलेबिलिटी क्या बोलेंगे, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फॉर किस चीज के लिए, बायोलॉजिकल एक्शन। क्या मतलब, अब इसको बायोलॉजिकल एक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी पेशेंट को आपने, मान लेते हैं एम्लोडिपिन है, पेशेंट हाइपरटेंशन का है, एम्लोडिपिन उसको 5 मिलीग्राम आपने उसको ओरल रूट से दिया, वो 5 मिलीग्राम आपने ओरल रूट से दिया, वो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब हो करके हम लोगों ने कल एब्जॉर्प्शन में, पिछले लेक्चर में एब्जॉर्प्शन में पढ़ा, जब ड्रग एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन में जाएगा तो क्या होता है, इंटेस्टाइन में पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन से लीवर में जाएगा, लीवर से फिर वेना केवा के होता है हार्ट में, हार्ट से फिर एओर्टा के जो थ्रू आर्टरी के, वह पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में टारगेट पे पहुंच। इस जर्नी में कुछ जो है, कुछ ड्रग जो है उसका लॉस होता है, कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग का लॉस हो जाएगा इस जर्नी में। 5 मिलीग्राम आपने दिया, 5 मिलीग्राम वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक नहीं पहुंच पाता, बीच में कुछ लॉस होता है। कैसे लॉस होता है, क्या क्या वो हम लोग आगे उसका बारे में जानेंगे जो कैसे लॉस होता है। तो सपोज अगर आपने 5 मिलीग्राम दिया, 5 मिलीग्राम दिया, ये ड्रग एडमिनिस्टर्ड डोज बोला, द एडमिनिस्टर्ड डोज आपने 5 मिलीग्राम किसी ड्रग का दिया, एम्लोडिपिन का दिया, सपोज एम्लोडिपिन का दिया, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में 4 मिलीग्राम पहुंचा, मतलब क्या हुआ, 1 मिलीग्राम ये रास्ते में ही लॉस हो चुका, 4 मिलीग्राम ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एम्लोडिपिन का पहुंचा। तो क्या कहेंगे, ये फ्रैक्शन, बायोएबिलिटी मतलब फ्रैक्शन, कितना मिलीग्राम अनचेंज ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, इंटैक्ट ड्रग जो एक्टिव ड्रग पहुंचा कितना, 4 मिलीग्राम। हमने कितना दिया, 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम एडमिनिस्टर्ड डोज था, 4 मिलीग्राम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, तो ये क्या हो गया, 4/5। ये फ्रैक्शन जो है दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। और आगे अच्छी तरीके से फिर समझें, इसको फ्रैक्शन में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। अब इसको अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। 80% इस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी बाय ओरल रूट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको हम लोग एक डिफिनेशन में किस तरीका से समझेंगे, बायो अवेलेबिलिटी को क्या है, इट इज द फ्रैक्शन, क्या है, फ्रैक्शन है, जो हम लोगों ने देखा, फ्रैक्शन ऑफ किसका, एडमिनिस्टर्ड डोज का, एडमिनिस्टर्ड डोज किसका, एडमिनिस्टर्ड डोज का ऑफ अनचेंज्ड ड्रग रीचेज, कहाँ पहुंचा वो, टू द, कहाँ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये एक डेफिनेशन है याद रखने के लिए, सर्कुलेशन क्या हुआ, एक फ्रैक्शन है, किसका फ्रैक्शन है, जितना डोज हम लोगों ने एडमिनिस्टर्ड किया और उसका जो रास्ते में खत्म हो गया, लॉस होकर के जितना अनचेंज ड्रग जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, उसका ही फ्रैक्शन है, अब इसको हम लोग, ये तो एक डिफिनेशन हो गया, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ अनचेंज ड्रग रीचेज टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, इसको किससे, फ्रैक्शन है इसलिए इसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ मीन्स फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्या, अनचेंज्ड ड्रग
कहाँ पे इन द सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जितना अनचेंज ड्रग है उसका अमाउंट, और उसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, मैक्सिमम ड्रग से, मैक्सिमम डोज से, मतलब जितना आपने उसको दिया वही मैक्सिमम है। अमाउंट ऑफ ड्रग या अमाउंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग डोज, एडमिनिस्टर्ड डोज, कितना डोज आपने दिया और कितना डोज, कितना ड्रग का जो है डोज जो है वो पार्ट जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा। तो ये दोनों का जो रेशियो होगा, जो फ्रैक्शन जो रेशियो होगा, दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। क्या होगा फिर एक बार देख, अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग रीच टू द, कहाँ पे, सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में कितना अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे अमाउंट एडमिनिस्टर्ड डोज से, अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन टू द पेशेंट। उसको, इसका यही फ्रैक्शन को क्या, रेशियो का क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन बायो अवेलेबिलिटी कहलाएगा। अगर इसको हम परसेंटेज में डिनोट करेंगे या निकालेंगे, परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, एफ को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। जैसा कि हम लोग ने पिछले एग्जाम्पल में देखा, फिर से एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या होगा। अब उसी को फिर से देखेंगे। हम लोगों ने देखा जो अमाउंट ऑफ जो अनचेंज ड्रग है एम्लोडिपिन का, वो 4 मिलीग्राम सर्कुलेशन में पहुंचा था, तो 4 मिलीग्राम ले लिया। दिया कितना था, डोज गिवन 5 मिलीग्राम, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, 4/5 जो है फ्रैक्शन हो जाएगा, और परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 80%। 80% इसका बायो अवेलेबिलिटी है एम्लोडिपिन का बाय ओरल रूट, ये हम लोगों ने समझा। तो हम लोग, उम्मीद है कि आपने बायो अवेलेबिलिटी को अच्छी तरीक़ा से समझ लिया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे। हम इसे हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्यों हमें ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को जानना चाहिए, क्योंकि ये हर ड्रग का इंडिविजुअल रूट से उसका बायो अवेलेबिलिटी चेंज होता ही जाएगा। क्यों हमें जानना चाहिए, तो उसका पर्पस क्या है, पर्पस चलते पढ़ते हैं। पर्पस क्या होगा, पर्पस, ऑब्जेक्टिव या पर्पस बोलिए। क्यों, क्योंकि इससे हमें डोज कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगा। क्या किस में मिलेगा, डोज कैलकुलेशन, कितना डोज देना है, इसको हमको डोज कैलकुलेशन को हेल्प में जानने के लिए हमको बायो अवेलेबिलिटी जानना होगा उस ड्रग का। दूसरा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से देना है उसको जानने के लिए हमें ये पढ़ना होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जानने के लिए इसको पढ़ना होगा। और किस लिए पढ़ना होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन, कितना जल्दी काम कर रहा है दवा, ऑनसेट ऑफ एक्शन जानने के लिए हमें बायो अवेलेबिलिटी को जानना होगा। और किस लिए जानना होगा, ड्रग का थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन कितना है, उसको थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन जानने के लिए हमें बायो अवेलेबिलिटी को पढ़ना होगा। थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन के बाद और क्या जानना, और क्या, किस चीज़ के लिए, टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग क्या है, उसके लिए हमें बायो अवेलेबिलिटी को पढ़ना होगा। ड्रग इंटरेक्शन को जानने के लिए चलिए इसको लिए बायो अवेलेबिलिटी को पढ़ना होगा। ये चलिए 5 मेजर चीज़ को जानते हैं। ये क्या क्या है, डोज कैलकुलेशन के लिए, चलिए फिर से एक बार देखते हैं किस लिए पढ़ना, किस लिए जरूरी है हम लोगों को पढ़ना, डोज कैलकुलेशन के लिए। रूट एडमिनिस्ट्रेशन जानने के लिए हमें बायो अवेलेबिलिटी को पढ़ना होगा। ऑनसेट ऑफ ड्रग का, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्रग कितना जल्दी काम कर रहा है, दैट इज ऑनसेट ऑफ एक्शन। ड्रग कितना उसका जल्दी, ड्रग देने के बाद कितना जल्दी ड्रग का इफेक्ट आया, दैट इज कॉल्ड ऑनसेट ऑफ एक्शन। उसके लिए हमें पढ़ना होगा बायो अवेलेबिलिटी को। थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन, ड्रग अचीव कर रहा है कितना जल्दी, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ड्रग का क्या है, कितना अमाउंट ड्रग जो है एब्जॉर्ब हुआ, टोटल अमाउंट कितना ड्रग एब्जॉर्ब होगा, उसी हिसाब से थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन डिसाइड होगा। उसके लिए हमें बायो अवेलेबिलिटी जानना होगा। और उसके थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन से एबव हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, तो क्या हो जाएगा, वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन में जाएगा। उसको भी पढ़ना होगा, क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट आएगा उसको। इसके लिए हमें ये बायो अवेलेबिलिटी को जानना पढ़ना जरूरी है। तो हम लोगों ने पर्पस को देख लिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, ये एक ग्राफ है फ्रेंड। ये क्या है ग्राफ? प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ नाम है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसका भाई? ड्रग का, किसी ड्रग में टाइम के साथ कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है उसका हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया। इस ग्राफ में क्या है, एक्स में एक्स है, हर ग्राफ में एक्स और वाई होता है, सब लोग जानते हैं। एक्स में टाइम है, टाइम आवर में ले लिया, और वाई एक्सिस पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है, जो कि माइक्रोग्राम पर एमएल में होता ही है। ये कंसंट्रेशन, ड्रग का कंसंट्रेशन है ब्लड में है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कहाँ पर है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग का कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हो गया ये टाइम के साथ। यहाँ पर ड्रग एडमिनिस्टर्ड किया, किस रूट से दिया आपने? ओरल रूट से दिया। ओरल रूट से दिया तो इसको क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गया। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होने शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया, टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया। ये कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इधर टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। एक समय आया इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। इसका कंसंट्रेशन, ड्रग का कंसंट्रेशन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो ये सी मैक्स जो है उसको सी मैक्स, मैक्सिमम कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे? सी मैक्स, मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ये क्या है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, मैक्स कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो गया। अब क्या होगा? मैक्सिमम कंसंट्रेशन के बाद, मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो गया उसको सी मैक्स बोले। और ये जिस टाइम पर होगा, ये तो आएगा टाइम बढ़ते गया, यहाँ पर जिस टाइम पे ये सी मैक्स पहुंचा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन हुआ, उसको टी मैक्स मतलब टाइम मैक्स, मतलब क्या हो गया? टाइम टी मैक्स क्या हो गया? टाइम नीडेड कितना फॉर सी मैक्स। सी मैक्स के लिए जो टाइम लगा वही टाइम टी मैक्स कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सी मैक्स क्या हुआ? ड्रग का एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता गया अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंग। एक समय आया ड्रग का कंसंट्रेशन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। जिस समय में, जिस टाइम पे वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो गया, सी मैक्स, उसको मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो गया, उसको क्या बोलेंगे? टी मैक्स। टी मैक्स टाइम नीडेड फॉर सी मैक्स, टाइम जो लगा सी मैक्स के लिए पहुंचने के लिए, सी मैक्स होने कंसंट्रेशन को मैक्सिमम होने के लिए, वही टाइम टी मैक्स कहलाया। एक चीज है, ये क्या है? एरिया अंडर कर्व। ये क्या है? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व मतलब क्या हो गया? जो शेडेड एरिया आपने देख रहे हैं ब्लैक से शेडेड किया हुआ, ये एरिया अंडर कर्व कहलाया। कर्व यहाँ से कर्व ऐसे गया, ये फिर यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ा, फिर क्या हो जाएगा? फिर उसका कंसंट्रेशन कमने लगेगा, घटने लगेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ड्रग का एलिमिनेशन होने लगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, फिर आगे भी इसको डिटेल में पढ़ते चलेंगे। एलिमिनेशन मतलब होता है मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन दोनों को मिला करके, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। तो ड्रग मैक्सिमम पहुंचने के बाद जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद एक्सक्रीशन होने लगेगा, दोनों एलिमिनेशन टर्म्स यूज करते हैं दोनों को मिला करके, तो उसके क्या होगा? कंसंट्रेशन फॉल करने लगेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा? कंसंट्रेशन जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? ये जो ग्राफ का जो एरिया, जो शेडेड एरिया हो गया, ये क्या कहलाया? एरिया अंडर कर्व। अब देखते हैं जो सी मैक्स क्या हो गया। सी मैक्स तो जान गए कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर मान लिया कि ये सी मैक्स है, कोई ड्रग का थेरेपेटिक कंसंट्रेशन यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पे ये थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन है, तो इसके ऊपर जाएगा। ये थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? ड्रग यहाँ पर हमारा जो टारगेट था अचीव कर लिया, हमें जो बीपी को घटाना था जहाँ जितना, उतना ये थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ने पर अचीव हो चुका। ठीक है, ये थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन को जानने का हम लोगों ने पर्पस में पढ़ा था ना, देखा था जो थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन, इससे बायोबिलिटी ये देख लिया। थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन यहाँ पर है ड्रग का, तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन आ गया। टी मैक्स क्या होगा? सी मैक्स या इससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा? थेरेपेटिक, ये आपका टॉक्सिक की तरफ बढ़ने लगेगा। अब ये हमें नहीं जाएगा, क्योंकि वो बीपी को अगर घटा रहा है तो और ज़्यादा घटाना शुरू कर देगा। जितना थेरेपेटिक कंसंट्रेशन, थेरेपेटिक टारगेट था, उससे हमारा बीपी नीचे जाने लगेगा, जो कि एक उसके लिए, पेशेंट के लिए एक हार्मफुल इफेक्ट आना शुरू होगा, एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये इससे ऊपर ये क्या हो जाएगा? फिर
टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, सब थेरेप्यूटिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके नीचे इफेक्ट जो है, जो हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएगा, तो इसको बोलेंगे ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट। नीचे आ जाएगा, क्या होगा, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन, नीचे हो गया सब थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन, और ऊपर जो हो जाएगा वो आपका टॉक्सिक कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो ये सी मैक्स, टी मैक्स क्या होगा, टी मैक्स क्या डिनोट करता है, टी मैक्स क्या डिनोट करता है, टी मैक्स ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को रिफ्लेक्ट करता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को रिफ्लेक्ट करता है। क्या होगा, क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, पहले तो जानेंगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, किसको कहेंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जानते हैं, रेट का मतलब क्या होगा, पर यूनिट टाइम में, फास्टर एब्जॉर्प्शन, तो वो अमाउंट ऑफ ड्रग, इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में हम लोग बोलें या क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, कितना समय में हो गया, अगर उसको समय से डिवाइड एक यूनिट टाइम में निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट का मतलब वही होता है, रेट का मतलब पर यूनिट टाइम में, तो पर यूनिट टाइम में ड्रग कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर ये अमाउंट टी मैक्स, ये टी मैक्स छोड़िए, टाइम के साथ ही होगा, ये ड्रग अमाउंट रेट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्रग का ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, जल्दी जो है सी मैक्स पहुँच जाएगा, थेरेपेटिक कंसंट्रेशन तक पहुँचेगा, फिर सी मैक्स तक पहुँचेगा, टी मैक्स क्या होगा, शिफ्ट करेगा, टी मैक्स कम हो जाएगा, ड्रग जो है जल्दी पहुँच जाएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जिस ड्रग का ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा तो सी मैक्स उसका अचीव जल्दी हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा मतलब टी मैक्स कम होगा, तो टी मैक्स ये क्या हो गया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का क्या होगा, टी मैक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा रहेगा तो टी मैक्स कम होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जल्दी पहुंचेगा सी मैक्स पे, तो सी मैक्स पर जल्दी पहुंचेगा तो टी मैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि सी मैक्स जल्दी पहुंच रहा है तो टी मैक्स शिफ्ट कर जाएगा पीछे की तरफ, टी मैक्स कम हो जाएगा। अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, धीरे धीरे हो रहा है, तो सी मैक्स को लेट से पहुंचेगा, लेट से सी मैक्स कंसंट्रेशन मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक पहुंचेगा तो टी मैक्स ज़्यादा हो जाएगा, लेट से पहुंचेगा यहाँ तक पहुंचेगा, लेट से पहुंचेगा तो टी मैक्स ज़्यादा हो जाए, तो इसीलिए इसको हम लोग इस इक्वेशन से याद रखेंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, टी मैक्स का, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो टी मैक्स कम होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा टी मैक्स ज़्यादा होगा। तो हम लोगों ने टी मैक्स का इंपॉर्टेंस देख लिया। चलिए, एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या है, इसका क्या इसमें डिटरमिनेंट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, एरिया अंडर कर्व, जिसको AUC बोलते हैं। एरिया अंडर कर्व का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ ड्रग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो एब्जॉर्ब हुआ वो आपका रिफ्लेक्ट करता है कौन, एरिया अंडर कर्व। क्या है, ड्रग का कितना कंसंट्रेशन ब्लड में पहुंचा, ये अमाउंट ऑफ ड्रग को, एक्सटेंट ऑफ ड्रग, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बताता है, एक्सटेंट मतलब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कौन बताया, टी मैक्स रिफ्लेक्ट हुआ उससे के अकॉर्डिंग हुआ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका एरिया अंडर कर्व से पता चलता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, एक्सटेंट ऑफ कितना ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, टोटल अमाउंट, वो आपका एरिया अंडर कर्व से पता चल रहा है। अब इसका क्या मतलब, अब इसको हम, इसका क्या होता है, अब हम जानते हैं जो दो टर्म है हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी के लिए, दो टर्म, क्या दो टर्म है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, इसी से हम लोग पता करेंगे एब्सोल्यूट क्या होगा, एब्सोल्यूट टर्म है एक, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, एक है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी, रिलेटिव किसके रिलेटिव है, नाम से ही पता चला किसी के रिलेशन में होगा, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट के रिलेशन में होगा, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी किसका होता है, IV का,
IV रूट से अगर दे रहे हैं तो इसका कितना होता है, एब्सोल्यूट होता है, 100% होता है। IV रूट से F जो है IV रूट से, IV रूट का कितना होगा किसी भी ड्रग का, 100% होता है। फ्रैक्शन में बात करेंगे, परसेंटेज में बात करेंगे तो 100% होगा, और फ्रैक्शन में बात करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, परसेंटेज 100% होगा और फ्रैक्शन 1 होता है। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, एरिया, दो ड्रग को, सेम ड्रग, इसको एब्सोल्यूट रिलेटिविटी ऐसे समझेंगे, सेम ड्रग रूट अलग। ठीक है, कैसे हो, क्या हो गया मतलब, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए रिलेटिव को बाद में देखते हैं। फिर एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी के लिए समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सेम ड्रग रूट अलग। एक ड्रग है, समझिए पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल को 2 रूट से दिया, एक ओरल रूट से, एक IV रूट से। ठीक है, ओरल रूट से और IV रूट से। ड्रग सेम है पैरासीटामोल, सेम ड्रग, रूट अलग। रूट क्या हो गया, 2 हो गया, एक रूट हो गया क्या, ओरल हो गया, और एक रूट क्या हो गया, IV रूट हो गया। अब इसका हम लोग अगर बायो एबिलिटी फ्रैक्शन F उसको डिनोट करते हैं, F से क्या हो जाएगा, इसको अगर ग्राफ बनाएंगे, ये तो ओरल रूट का इस तरीका से आएगा, और IV रूट का कैसा आएगा, IV रूट का एक देख लेते हैं। IV रूट से देने पर क्या होगा, IV रूट का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना होगा, IV रूट से किसी ड्रग का देंगे कितना होगा, 0 होगा, एग्जैक्टली 0 होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, वो डायरेक्ट तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया, एब्जॉर्प्शन का कोई बात ही नहीं है, तो उसका एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कहाँ से, मैक्सिमम से स्टार्ट हो गया, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, और यहाँ से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या होगा ये आपका IV रूट से देने के बाद ग्राफ इस तरीका से आएगा, ये ओरल रूट से देने के बाद ग्राफ आपका इस तरीका से आएगा, और IV रूट से दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, IV रूट में मैक्सिमम कंसंट्रेशन एक ही बार अचीव हो गया, क्योंकि डायरेक्ट IV में पुश कर रहे हैं, ब्लड में ड्रग जा रहा है मैक्सिमम कंसंट्रेशन से। अब वो मेटाबॉलिज्म होते होते उसका एलिमिनेशन फेज आएगा, एब्जॉर्प्शन फेज 0 हो जाएगा, इसलिए एब्जॉर्प्शन फेज उसमें 0 हो जाएगा IV रूट में, एलिमिनेशन फेज ओनली, एलिमिनेशन फेज। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या तो फ्रेंड हम तो क्या जान रहे थे, देख रहे थे, क्या देख रहे थे, अब यहाँ क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, अभी 2 रूट्स कम करेंगे, फ्रैक्शन कंपेयर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर कर्व ओरल रूट, एरिया अंडर कर्व IV रूट, और डोज जो है, डोज दिया है मैंने IV से, और डोज इसको ओरल से, इसको आप इस तरीका से इसको करते हैं। एरिया अंडर कर्व किसी ड्रग का दिया, ओरल रूट से दिया, इस तरीका से आया एरिया अंडर कर्व, ये आया IV रूट का, ये आया, और इसमें कितना सा डोज दिया था, ओरल रूट में क्या हमने डोज दिया था, पहले IV को ऊपर रखेंगे, IV नोमिनेटर में रहेगा, तो IV क्या हो गया डोज, और नीचे ओरल, रिवर्स कर दीजिए, देखिए यहाँ ओरल रूट पहले ओरल आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन ओरल तो छोटा है, कम ही आएगा, IV मैक्सिमम, इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट 1 है, इसलिए IV उसका IV से कंपेयर किया, उसी ड्रग का, सेम ड्रग का IV रूट से दिया, उसका कंपेयर किया उससे, तो ओरल रूट एरिया अंडर कर्व, ओरल रूट से एरिया अंडर कर्व निकाला, फिर IV रूट से, और डोज IV में कितना डोज दिया मैंने, और उसको डिवाइड कर दिया ओरल से, ये जो आएगा ये आपका एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पैरासीटामोल कहलाएगा, या ऑफ गिवन ड्रग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ गिवन ड्रग। क्यों, क्योंकि उसका एब्सोल्यूट, उसका IV डोज से, IV रूट से दे करके जो है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से उसके बायो अवेलेबिलिटी को हम लोगों ने कंपेयर किया। यहाँ देख लिया सेम ड्रग हो गया, लेकिन उसका रूट जो है अलग अलग हो गया, अलग रूट हो गया। चलिए ये एब्सोल्यूट जानने के बाद हम लोग रिलेटिव की तरफ बढ़ते हैं। रिलेटिव में क्या हो जाएगा, रिलेटिव बायो एबिलिटी, रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी क्या होगा, इसमें क्या होगा, सेम ड्रग को सेम रखिए, लेकिन ड्रग का फॉर्म को चेंज कर दीजिए,
सेम ड्रग फॉर्म अलग मीन्स सेम ड्रग फॉर्म अलग मीन्स एक ड्रग है उसका कैप्सूल भी है और टैबलेट भी है, डोजेस फॉर्म अलग अलग है, तो उसका फॉर्म मतलब क्या हो गया, कैप्सूल टैबलेट। या एक ब्रांडेड ड्रग है एक जेनरिक ड्रग है, इस दोनों को कंपेयर करेंगे, उसका एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। एक ब्रांडेड सेम ड्रग है, ड्रग सेम है, सेफ्ट्राएक्सोन है, सेफ्ट्राएक्सोन का एक ब्रांडेड ले लिया एक जेनरिक का, जेनरिक को मान लो टेस्ट करना है तो टेस्ट कहलाएगा, ब्रांडेड से कंपेयर करना है तो रेफरेंस कहलाएगा। तो क्या होगा, टेस्ट टेस्ट कहलाएगा तो ये फिर निकाल लेंगे। अब दोनों का क्या है, ये अगर जैसे ये दोनों ओरल ही है तो ओरल में ऐसा ही आएगा कर्व, कैप्सूल भी ओरल ही लेगा पेशेंट और टैबलेट भी ओरल रूट से ही होगा, दोनों का कर्व ऐसा ही आएगा। या दोनों आईवी रूट से कर रहे हैं तो आईवी में इस तरीका से आएगा। वो फॉर्म अलग अलग है, फॉर्म अलग है, फॉर्म अलग है तो दोनों आईवी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है इसमें आईवी हमारा नहीं, एक दोनों का क्या होगा, दोनों दोनों का फॉर्म अलग होगा, डोजेस फॉर्म जो है अलग अलग होगा, एक टैबलेट होगा एक कैप्सूल होगा या एक और दूसरा हो सकता है। तो क्या करेंगे उसका, इसका क्या है सेम ड्रग फॉर्म अलग। अब इसका देखिए तो या फिर जेनरिक और ब्रांड का हम लोगों ने पहले एग्जांपल से समझा, एक ड्रग जेनरिक हो सकता है दूसरा ब्रांडेड, सेम ड्रग होगा, सेम ड्रग का जेनरिक फॉर्म सेम ड्रग का ब्रांडेड फॉर्म। अगर जेनरिक को हम टेस्ट करने जा रहे हैं उसका ब्रांडेड के कंपेरिजन में उसका क्या बायोअवेलेबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा, इसको टेस्ट बोलेंगे, जिसको टेस्ट कर रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे। टेस्ट को क्या होता है, एरिया अंडर कर्व किसका, टेस्ट का निकाल लेंगे, टेस्ट को दे करके और फिर एरिया अंडर कर्व किसका निकालेंगे, किसका होगा, जो रिफरेंस है जिसके रिफरेंस में कर रहे हैं, ब्रांडेड के रिफरेंस में कर रहे हैं जेनरिक को, ये जेनरिक का हो गया, ये ब्रांडेड का हो गया। और उसको फिर डोज अलग अलग होगा, डोज अलग अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। इसका हम लोग यहाँ डोज को कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डोज अलग अलग भी हो सकता है दोनों का और डोज सेम भी हो सकता है। डोज रिफर्स कर दीजिए आप, रेफरेंस को ऊपर कर दीजिए और याद रखने के लिए, और डोज में और टेस्ट को नीचे कर दीजिए, ये याद रखने के लिए। ये क्या होगा, जो एरिया अंडर कर्व है यहाँ एरिया अंडर कर्व जो यहाँ ऊपर है यहाँ डोज में रिवर्स कर दीजिए, यहाँ टेस्ट ऊपर करके, टेस्ट का हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, रेफरेंस से उसको कंपेयर कर रहे हैं तो टेस्ट को ऊपर रखा, रेफरेंस नीचे आया एरिया अंडर कर्व का और मल्टीप्लाई कर देंगे डोज में रिवर्स करेंगे, डोज में अब रेफरेंस जो है ऊपर चला जाएगा और टेस्ट का नीचे आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी में हम लोग ने जाना सेम ड्रग फॉर्म अलग, और एब्सोल्यूट में क्या जाना, सेम ड्रग रूट अलग। तो हम लोगों ने देख लिया एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बारे में भी, बायोअवेलेबिलिटी। अब हम लोग फ्रेंड देखते हैं फैक्टर क्या इफेक्ट करेगा, कौन कौन सा फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। कौन कौन सा फैक्टर बायोअवेलेबिलिटी को, तो वह सारे फैक्टर्स जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहा है वो बायोअवेलेबिलिटी को भी एब्जॉर्प्शन अफेक्ट करेगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कौन कौन सा फैक्टर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहा है, फिर से एक बार रिकैप कर रहे हैं। क्या है, उसको एक निमोनिक से पढ़ा था, एब्जॉर्ब से ही, क्या था, एब्जॉर्ब मतलब क्या था, ए से एरिया सरफेस एरिया जो था, सरफेस एरिया पढ़ा था। ब्लड फ्लो, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, सर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर क्या है, सोलेबिलिटी देखा था, सोलेबिलिटी मतलब लिपिड सोलेबल है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है उसे पास करना होता है, तो लिपिड सोलेबल जो ड्रग होगा वो इजीली क्रॉस कर जाएगा, एब्जॉर्प्शन उसका ज़्यादा होगा लिपिड सोलेबल का। और दूसरा क्या है, अनआयोनाइज्ड ड्रग, अनआयोनाइज्ड जो आयोनाइज्ड नहीं है, अनआयोनाइज्ड ड्रग, इसका ये भी इजीली क्रॉस कर जाएगा लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को, और ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन, आयोनाइज्ड ड्रग ज़्यादा होगा, अनआयोनाइज्ड ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, लिपिड सोलेबल का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा।
अदर में हम लोगों ने देखा था पीएच। पीएच में क्या देखा था, सेम ड्रग में सेम ड्रग मीडियम भी ड्रग का जो ड्रग और मीडियम का जो पीएच अगर सेम है, मतलब एसिडिक दोनों एसिडिक है, दोनों के मीडियम सेम है, तो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन बेस्ड होगा। या दोनों यानी सेम मीडियम और ड्रग का पीएच सेम है, दोनों एसिडिक हो, इधर दोनों एसिडिक हो या फिर बेसिक हो, उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन बेस्ड होगा। एक बार फिर से, अगर ड्रग का जो पीएच है मीडियम का वही है, सेम है, दोनों एसिडिक है, तो उस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। और अगर दोनों बेसिक है, ड्रग भी बेसिक है, मीडियम भी बेसिक है, जहाँ वो उस कंडीशन में फिर एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। आर से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा था। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और बॉवेल मोटाइलिटी। बॉवेल मोटेलिटी में हम लोगों ने देखा था, जो अगर पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा हुआ, डायरिया के केस में जो है कॉन्टैक्ट टाइम कम हो जाता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन का टाइम कम हो जाता है, इसलिए जो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम होता है, ड्रग पास आउट हो जाता है जल्दी। या उसी तरीका ऑपोजिट में गैस्ट्रिक इम्पेटिंग हो गया, गैस्ट्रिक इम्पेटिंग कम हो गया, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो गया, या गैस्ट्रिक में इम्पेटिंग जल्दी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, ड्रग नीचे नहीं आएगा, उसमें भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ एब्जॉर्ब का जो है फैक्टर जो है एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहा था, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं बायो अवेलेबिलिटी को भी इफेक्ट करेगा। और साथ में एक और है एडिशनल क्या है, वो जो बायो अवेलेबिलिटी को एब्जॉर्प्शन के बाद का फिनोमिनन है वो क्या है, उसको वो भी जो है बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। वो क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये क्या, क्यों, एब्जॉर्प्शन के बाद का, क्योंकि जब ड्रग एब्जॉर्ब हो करके सर्कुलेशन में आ चुका, अभी सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचा, पोर्टल सर्कुलेशन लीवर तक जा रहा, इस प्रोसेस इस जर्नी में कुछ मेटाबॉलिज्म, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होने लगता है, कुछ ड्रग उसका लॉस होने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट। ये कहाँ होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर फर्स्ट पास इफेक्ट। ये मेनली कहाँ पर, दो जगह, लीवर में और इंटेस्टाइन में, क्या होता है, कुछ ड्रग जो है जर्नी में ही कुछ ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से जो है जितना ड्रग एब्जॉर्ब हुआ वो सारे के सारे ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचता। मतलब ये हुआ, जो कुछ ड्रग जो है एब्जॉर्ब होने के बाद भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, और उसके बाद जो मेटाबोलाइज या डिस्ट्रॉय हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट। ये प्रोसेस कब होता है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन। इसलिए ये जो पैरामीटर्स जो है एब्जॉर्प्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन के बाद होता है। तो ये ड्रग यहाँ भी क्या हो गया, लेकिन ड्रग हम लोग क्या जानते हैं, बायो अवेलेबिलिटी जो है ड्रग अनचेंज सिस्टमिक सर्कुलेशन में जितना पहुँच रहा है वही डिसाइड करता है जो बायो अवेलेबिलिटी का है। तो ये ड्रग का जो लॉस जो है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने तक पहले ही ये उतना लॉस हो चुका होता है, जो लीवर और इंटेस्टाइन दोनों मिलकर के जो है मेटाबोलाइज कर देता है कुछ ड्रग को, जिसको हम लोग फर्स्ट पास इफेक्ट या मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हम लोग जानेंगे जो इसका हम लोग पढ़ने का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जो हम लोग ने ऑब्जेक्टिव में पर्पस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बायो अवेलेबिलिटी का। तो जैसा कि हम लोग ने देखा डोज कैलकुलेशन में, फिर से वही पर्पस में क्या पढ़ा, डोज कैलकुलेशन में ये कितना डोज कैसे कितना देना है, वो आपका बायो अवेलेबिलिटी पढ़ करके ही, डोज कितना डिस्ट्रॉय, कितना उसका फर्स्ट पास है, कितना क्या है, बायो अवेलेबिलिटी कितना ड्रग का है, उसी से आप उसका डोज कैलकुलेट करेंगे। और क्या कैलकुलेट करेंगे उसका, क्या पता चलेगा, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ड्रग का क्या है, देख लिया था हम लोगों ने थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन।
ड्रग का टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, उसको हम लोग को डिटरमाइन इससे पता चल गया। टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ये पता चल गया, ये इसका यूज़ हो गया इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में। और क्या ऑनसेट ऑफ ड्रग का, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन हम लोगों ने जाना इससे पढ़ करके। ऑनसेट ऑफ एक्शन ये इम्पोर्टेंस है इसका क्लिनिकली। ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्रग का ये हम लोगों ने पढ़ा, जाना है, ये क्लिनिकली इसका इम्पोर्टेंस। इससे ऑनसेट ऑफ एक्शन हम लोगों को पता चल गया। और क्या पता चल गया, और क्या पता चला, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी रूट से ड्रग से कौन सा रूट से देना है, वो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। किस डिजीज़ की सीवियरिटी, अगर ज़्यादा डिजीज़ सीवियर है तो उस कंडीशन में कौन सा रूट को प्रीफर करना है, क्योंकि ये बायो अवेलेबिलिटी से ही आपको पता चलेगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करना हम लोग बायो अवेलेबिलिटी से स्टडी से डिसाइड कर लेंगे, डिसाइड होगा। तो इस क्या हो गया, तो हम लोगों ने देखा डिफरेंट ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या हो गया, डोज कैलकुलेशन, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन इससे पता चलेगा, टॉक्सिक कंसंट्रेशन ड्रग का क्या है उससे हमको पता चल गया, और ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्रग कितना जल्दी काम कर रहा है, क्या हो रहा है, उसका आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन इससे पढ़ने से फ़ायदा पता चलेगा। और क्या होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को किस डिसाइड करेंगे, ये हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। इस कंडीशन ये पढ़ने से बायो अवेलेबिलिटी से इस चीज़ में क्लिनिकली हमारा ये यूज़ हो रहा है। तो आज का उम्मीद है कि ये सारा बायो अवेलेबिलिटी जो हम लोगों ने पूरा पढ़ा ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आप लोगों के लिए होगा, आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी तरीक़े से एक एक करके एक एक लेक्चर जो है स्टार्ट रहेगा। इस पे और कमेंट करिए जो क्या इसमें इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू।